हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एशियन अकेडमी ए क्लासेस। द साइड योर मेंटर दक्षायनी वन रिंकी। हमने पिछले वीडियोस में एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, वो हमने कवर कर लिया। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन, ठीक है। सेविंग फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू सेव। तो अब थोड़ा थोड़ा सा सेविंग फंक्शन है तो क्या होगा, ये कंजप्शन फंक्शन के ही सिमिलर है। सेविंग फंक्शन बिल्कुल कंजप्शन फंक्शन के सिमिलर है, तो ये बहुत ही जल्दी हमें समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर कंजप्शन फंक्शन आपने अगर पढ़ रखा है तो सेविंग फंक्शन बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो प्लीज़ पहले कंजप्शन फंक्शन पढ़िएगा, उसके बाद सेविंग फंक्शन पढ़िएगा। तो कंजप्शन सेविंग फंक्शन जो होता है वो क्या होता है हमारा, फंक्शनल रिलेशनशिप, functional relationship between saving and income। saving and income। तो सेविंग फंक्शन क्या होता है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द सेविंग एंड इनकम। सेविंग और इनकम के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या हो जाएगा, हमारा सेविंग फंक्शन हो जाएगा। बढ़िया। नाउ अब अगर तुम्हारी इनकम है तो इनकम के साथ तुम दो चीज़ें करोगे, वो दो चीज़ें क्या होंगी, एक तो कंज्यूम करोगे या सेव करोगे। इनकम के साथ दो ही चीज़ें होती हैं, कंज्यूम करोगे या सेव करोगे। कुछ ऐसे भी हो सकता है कि नहीं मैम हम तो टैक्सेस भी देते हैं, हमारी इनकम जितनी होती है उसमें आधे से ज़्यादा तो टैक्स ले लेते हैं। पर उसके लिए क्या हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि हम सिर्फ और सिर्फ मान लेंगे क्या, टू सेक्टर इकोनॉमी। हम क्या कंसीडर करने वाले हैं, सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी कंसीडर करेंगे। सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म लेंगे, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को इग्नोर करेंगे, राइट। तो क्योंकि हम टू सेक्टर मॉडल इकोनॉमी लेके चल रहे हैं, इसलिए हम मान रहे हैं कि हमारी जो इनकम है वो खर्च होगी या सेव होगी, वो खर्च होगी या सेव होगी। तो इनकम इक्वल्स टू क्या हो जाता है, कंजप्शन प्लस सेविंग, कंजप्शन प्लस सेविंग। बढ़िया। नाउ जो सेविंग फंक्शन है इसके भी दो टाइप, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, सेव आ जाएगा। वहाँ पे क्या था, कंजप्शन फंक्शन में प्रोपेंसिटी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सेव है। ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो APS क्या होगा कि भाई मेरी जितनी इनकम है उसमें से मैं कितना सेव कर रही हूँ, ठीक है। जितनी इनकम है उसमें से मैं कितना सेव कर रही हूँ वो मेरा क्या हो जाएगा, APS। और MPS क्या हो जाता है कि मेरी जितनी एडिशनल इनकम हो रही है, अगर मेरे को 100 रुपये कोई एक्स्ट्रा दे रहा है तो उस एक्स्ट्रा 100 रुपये में से मैं एक्स्ट्रा कितना एडिशनल कितना सेव कर रही हूँ, उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। क्या कहते हैं उसे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ना एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी इनकम है 100, ठीक है। उसमें से मैं सेव कर रही हूँ 20 रुपये। कितना सेव कर रही हूँ मैं, 20 रुपीज़। तो APS कितना हो जाएगा, 20/100, कंजप्शन अपॉन इनकम, है ना। कंजप्शन सॉरी सेविंग अपॉन इनकम, सेविंग अपॉन इनकम। तो ये कितना हो जाएगा, 0.2। कितना हो जाएगा, 0.2। अब ऐसे ही अगर मैं MPS कैलकुलेट करूँ, अगर मैं MPS कैलकुलेट करती हूँ तो एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि इनकम है मेरी 100, ठीक है। इसमें सेव मैं करती थी 20 रुपये, ठीक। अब मेरी इनकम बढ़ के 150 रुपये हो गई, तो मैंने एक्स्ट्रा सेविंग करी, और एक्स्ट्रा सेविंग मैंने जो करी है वो मैंने 40 की कर दी। एक्स्ट्रा सेविंग मैंने कितने की करी, 40 की। तो यहाँ पे जो मेरा MPS है, मतलब एडिशनल सेविंग अपॉन एडिशनल इनकम, तो एडिशनल सेविंग कितने की हुई, 20 की। और एडिशनल सेविंग इनकम कितनी की हुई, 50 की। एडिशनल इनकम 50 और एडिशनल सेविंग 20, हाँ या नहीं। 20 थी फिर 40 हो गई, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ, 20। 100 था फिर 150 हो गया, कितना हुआ, 50। तो 20/50 दैट इज 0.4, 0.4। तो ऐसे कैलकुलेट होता है हमारा क्या, MPS और APS। ये भी चीज़ बहुत अच्छे से हमारे को समझ आ चुकी है। तो इसलिए कहा मैंने, अगर कंजप्शन फंक्शन आपने पढ़ रखा है तो ये चीज़ बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगी आपको, सेविंग फंक्शन, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हमारी क्या बन जाती है, APC मीन्स proportion of income, proportion of income that household want to save,
वो प्रोपोर्शन ऑफ इनकम जो हाउस होल्ड क्या कर रही है, सेव कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं, एपीएस कहते हैं। और एमपीएस क्या हो जाएगा, एमपीएस मीन्स, एमपीएस यहाँ पे एमपीएस मीन्स रेशो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम। क्लियर, डेफिनेशन भी बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है। एपीएस मतलब क्या होता है कि इनकम का वो पार्ट जो कि हम क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, दैट इज एस अपॉन वाई। और एमपीएस क्या हो जाएगा, रेशो हो जाएगा चेंज इन सेविंग टू द चेंज इन इनकम, चेंज इन सेविंग टू द चेंज इन इनकम का रेशो, वो क्या हो जाएगा हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। बढ़िया, क्या बात है, यहाँ तक क्लियर। चलो नाउ हमने लास्ट वीडियो में कंजप्शन फंक्शन का हमने ग्राफ देखा था, राइट। कंजप्शन फंक्शन का क्या देखा था, ग्राफ। उसमें क्या ग्राफ कैसे बनता था, देखो ग्राफ जो है हमारी जो इनकम की लाइन थी वो ऐसी जाती थी और कंजप्शन की हमारी ऐसी, इनकम की ऐसी और कंजप्शन की ऐसी, बिल्कुल। चलो देखो, तो जहाँ पे हमारे इनकम और कंजप्शन मिल रहा है, मतलब जितनी इनकम उतनी क्या हो रही है, कंजप्शन हो रही है, जितनी इनकम उतनी ही क्या हो रही है, कंजप्शन। अगर मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा और ज़्यादा वो करके वो करूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकम इक्वल्स टू कंजप्शन। तो जहाँ पे इनकम इक्वल्स टू कंजप्शन है, मतलब मेरी 100 रुपये और 100 के 100 मैं खर्च कर रही हूँ, तो वहाँ पे मैं सेव क्या कर रही हूँ, 0। वहाँ पे मैं सेव कितना कर रही हूँ, 0 कर रही हूँ। तो वहाँ पे उसी लाइन में अगर मैं नीचे देखूँ तो सेविंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। और इस केस में यहाँ पे क्या हो रहा था, डिस सेविंग, यहाँ पे क्या हो रहा था, डिस सेविंग। तो डिस सेविंग मतलब सेविंग्स नेगेटिव में जा रही थी, सेविंग्स नेगेटिव में जा रही थी, तो इसलिए सेविंग का कर्व हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा, नेगेटिव इंटरसेप्ट से स्टार्ट होगा। ये 0 होता है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन के नीचे हमारा नेगेटिव होगा, तो यहाँ से हमारी लाइन स्टार्ट होगी और लाइन स्टार्ट होके ये यहाँ से ऐसी सीधी जाएगी, ठीक है। कैसी जाएगी, सीधी। और जैसे मैंने बोला कि कंजप्शन फंक्शन जो है और सेविंग फंक्शन दोनों ही सिमिलर हैं, इसलिए जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजप्शन बढ़ेगा, साथ ही साथ जैसे इनकम इंक्रीज होती है तुम्हारी सेविंग्स भी इंक्रीज होती है, ठीक है। जैसे इनकम इंक्रीज होगी तुम्हारी सेविंग्स भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इस वजह से जैसे जैसे तुम्हारी इनकम, यहाँ पे हम लिखते हैं इनकम और यहाँ पे लिखेंगे हम सेविंग्स, ठीक है। और ये होता है हमारा इनकम और कंजप्शन, क्लियर, ठीक। तो सेविंग फंक्शन इसको हम क्या दे देते हैं, एस। प्लीज़ याद रखना, लेबलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा फोकस करती हूँ कि लेबल करो पूरे डायग्राम को, पूरे जो ग्राफ है तुम्हारे को लेबल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा इंटरसेप्ट है, यहाँ से तुम्हारा ये सेविंग्स तुम्हारी स्टार्ट होंगी, जहाँ से ओके ये जो गैप है वो सिमिलर होगा, बिल्कुल इक्वल होगा जितना यहाँ पे है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब इनकम मैंने बोली थी 0 तब भी मैं कुछ ना कुछ क्या कर रही हूँ, कंज्यूम कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल 40 कंज्यूम कर रही हूँ, मतलब मैं सेविंग्स कितनी मेरी नेगेटिव जा रही है, -40। सेविंग कितनी हो गई मेरी, -40। तो ये अगर 40 है तो ये कितनी होगी, -40 होगी ना। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि ऑटोनॉमस कंजप्शन 40 है तो यहाँ पे क्या होगा, ये -a। अगर ये मैं a है, ये क्या है a, तो ये क्या है -a, ये क्या है -a। तो ये अगर a है तो ये क्या होगा हमारा -a होगा। तो क्लियर है ये चीज़। और इसी चीज़ को, ये तो हो गया हमारा सेविंग फंक्शन, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, सेविंग का ग्राफ, ये हो गया सेविंग का ग्राफ, और ये हो गया मेरा कंजप्शन का ग्राफ। ये हो गया सेविंग का और ये हो गया कंजप्शन का। बट एक चीज़ याद रखना, सेकेंड, चलो देखो, अगर क्वेश्चन पूछता है डिराइव सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजप्शन फंक्शन, ठीक है। और एक क्वेश्चन है अगर वो पूछता है ड्रॉ ग्राफ ऑफ सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन का हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है,
ठीक है, एक क्वेश्चन ये होगा और एक क्वेश्चन ये होगा, तो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी एग्जाम में। अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेविंग फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करो, तो सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन ड्रॉ करके आओगे, सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन ड्रॉ करके आओगे, ठीक है। बट अगर वो बोल रहा है कि डिराइव करो कंजप्शन से सेविंग फंक्शन को, ठीक है, डिराइव करो कंजप्शन से सेविंग फंक्शन से, फंक्शन को मतलब इस कर्व से इस कर्व को बनाना है, इस कर्व से इस कर्व को बनाना है, तब तुम दोनों के दोनों कर्व को ड्रॉ करोगे। ठीक, बात आ गई समझ? बिल्कुल। तो अगर सेविंग फंक्शन का ग्राफ बनाने बोले तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा ग्राफ बनाओगे? ये वाला ग्राफ बनाओगे। बट अगर वो डिराइव करने के लिए बोल रहा है तो दोनों के दोनों कर्व को तुम क्या करोगे? ड्रॉ करोगे। क्लियर? अच्छे से? ओके, चलिए, तो हमने ग्राफ भी यहाँ पे समझ लिया है, हमारा ग्राफ भी हो गया है, ठीक है, टाइप्स भी हो गए। क्लियर? चलो, अब हमारे को क्या जानना है? हमारे को जानना है कि यार ये जो सेविंग फंक्शन और कंजप्शन फंक्शन आप बार बार बोल रहे हो कि ये थोड़ा सिमिलर होता है, तो क्या इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप है, होता है क्या? बिल्कुल होता है। देखो, हमें पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन APC, APS and MPC and MPS। इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है और इन दोनों के बीच के क्या रिलेशन है? तो अगर APC और APS को अगर मैं ऐड कर देती हूँ ना, तो वो 1 आता है। पता है तुम्हें बात? अगर APC और APS को मैं ऐड कर देती हूँ तो वो 1 आता है। ऐसा क्यों? अगर मेरी इनकम है तो उसको मैं कंज्यूम करूँगी या सेव करूँगी? ये बात क्लियर है हमें? अगर मेरी इनकम है उसको मैं क्या करूँगी? कंज्यूम करूँगी या सेव करूँगी? तो अगर मैं इसको डिवाइड बाय वाई, हमने मैथ्स में हम बचपन में करते थे कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एक्स वाई, है ना? तो ऐसे ही डिवाइडिंग बोथ साइड बाय वाई अगर करते हैं तो वाई अपॉन वाई क्या हो जाता है? 1। सी अपॉन वाई क्या होता है मेरा? APC। एस अपॉन वाई क्या होता है मेरा? APS। तो दोनों को ऐड कर देने से क्या मिल जाएगा? APC प्लस APS इक्वल्स टू 1। इसको एग्जाम्पल के उस पर भी समझ सकते हैं। मेरी जो इनकम है उसमें वो है 100, जिसमें से मैं कंज्यूम कर रही हूँ 80, ठीक है। अगर 80 कंज्यूम कर रही हूँ तो सेव कितना कर रही हूँ मैं? 20। बहुत ईजी, ठीक है। तो अब APC निकालो। अगर APC होता है C अपॉन वाई, दैट इज 80 अपॉन 100, इसको कैलकुलेट करोगे 0.8 आएगा, राइट। ऐसे ही अगर तुम्हारा APS है, APS होता है S अपॉन वाई, मतलब 20 अपॉन 100, कैलकुलेट करोगे कितना आएगा? 0.2। और अगर 0.8 और 0.2 को मिलाओगे तो हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। हमेशा, हर केस में APC प्लस APS इक्वल्स टू 1 आएगा। अगर 1 नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रही है, प्लीज़ चेक करना, ठीक है। सिमिलरली अगर MPC और MPS को मैं अगर ऐड करती हूँ तो भी मेरा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो भी आंसर मेरा क्या आएगा? 1, ठीक है। एग्जाम्पल से समझें। अगर इनकम है, कंजप्शन है, सेविंग है। इनकम मेरी 100 है, कंज्यूम कर रही हूँ मैं 80, सेव कितना कर रही हूँ? 20। इनकम मेरी 200 हो गई, ठीक है। इसको हम बढ़ा के करते हैं 160, कर लें। और इसको मैं बढ़ा के करती हूँ कितना? अगर मैं 160, अगर इसमें से 40 इनकम है मेरी 200, उसमें से कंज्यूम कर रही हूँ मैं 160, तो मेरा बचेगा कितना? 40 बचेगा। मेरा कितना बचेगा? 40, ठीक है। तो अब निकालते हैं MPC मतलब डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। कंजप्शन में कितना चेंज आया अपॉन इनकम में कितना चेंज आया? 60 का चेंज आया, सॉरी 80 का चेंज आया। क्या कर रही है दक्षिणी? और इसमें कितने का चेंज आया? 100 का। 80 अपॉन 100 दैट इज 0.8, राइट। MPS निकालो अब, डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा S में कितने का चेंज आया? देखो, पहले 20 था, फिर 40 हो गया। कितने का चेंज आया? 20 का। इनकम में 100 का, तो ये कितना हो जाता है? 0.2। कितना हो गया? 0.2। तो ऐसे ही 0.8 और 0.2 को ऐड करोगे क्या आएगा? 1 आएगा। हमेशा MPC प्लस MPS करोगे तो क्या आंसर मिलने वाला है? 1। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो ये था हमारा क्या? सेविंग फंक्शन। हमने सेविंग फंक्शन क्या होता है वो भी जान लिया, और सेविंग फंक्शन और कंजप्शन फंक्शन के बीच में क्या रिलेशनशिप है हमें वो भी पता चल चुका है कि वो दोनों ऐड करो तो क्या मिलता है? 1 मिलता है। बढ़िया। नाउ मेरे को एक टॉपिक डिस्कस करना है, वो है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा ये, दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। ओके, नाउ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर बाय फर्म ऑन कैपिटल गुड्स,
ठीक है। जो भी खर्चा फर्म कैपिटल गुड्स पे करती है उसको हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। कोई भी खर्चा फर्म, कौन, फर्म अगर किस पे कर रही है, कैपिटल गुड्स पे कर रही है, तो उस खर्चे को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कैपिटल गुड्स जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि प्रोडक्शन करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। कोई भी गुड्स अगर तुम्हारे को प्रोडक्शन करने में हेल्प करती है तो वो गुड्स को हम कहते हैं कैपिटल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए, ठीक है, प्लांट मशीनरी, इक्विपमेंट्स, फर्नीचर्स, कुछ भी हो गया, तो वो सारे गुड्स क्या हो जाएगा, तुम्हारा कैपिटल गुड्स हो जाएंगे। बढ़िया। नाउ जो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है तुम्हारा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, एक क्या होता है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, और दूसरा हमारा होता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। क्या होता है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ओके, तो दो केस होते हैं इन्वेस्टमेंट के। एक केस होगा कि अगर तुम्हारी इनकम इंक्रीज हो रही है, अगर मैं इनकम क्या हो रही है तुम्हारी, इंक्रीज हो रही है, तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट भी क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं, ठीक है। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है तो फर्म क्या करती है, अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा देती है, कैपिटल और ज़्यादा इंट्रोड्यूस करती है अपने फर्म में, ठीक है। तो अगर इनकम बढ़ रही है और इन्वेस्टमेंट भी साथ ही साथ अगर इकोनॉमी में बढ़ रही है तो उसको हम कहते हैं क्या, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। उसको हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। पर एक और कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑटोनॉमस, जिसमें हम कहते हैं कि यार इनकम बढ़े या ना बढ़े मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उतना इन्वेस्टमेंट करूँगी ही करूँगी। मेरी जो इन्वेस्टमेंट रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। मेरे को इनकम कितनी है कितनी नहीं है मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं इन्वेस्टमेंट में उतनी ही कांस्टेंट रखने वाली हूँ। अगर 40 करोड़ रुपए अगर मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मेरी 40 करोड़ 40 करोड़ 40 करोड़ रुपये आएगी। बात आई समझ। तो हर लेवल ऑफ इनकम में मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी रहने वाली है, 40 करोड़, हाँ या नहीं। तो कांस्टेंट होगा हमारा इन्वेस्टमेंट। तो जब इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट होता है तब वो क्या होता है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। और जब इन्वेस्टमेंट तुम्हारा इंक्रीज होगा तब उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तब क्या कहते हैं हम, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो अगर मैं इसका कर्व बनाना चाहूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखूँ अगर मैं इनकम और यहाँ पे लिखते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे भी इनकम और इन्वेस्टमेंट। तो अगर इनकम इंक्रीज हो रही है और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है तो कर्व ऐसे बनेगा, राइट। इनकम के साथ साथ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है और यहाँ पे जो तुम्हारा कर्व बनता है वो कैसे बनता है, कांस्टेंट। और इसको हम आई लेबल कर देंगे, इसको क्या बोलेंगे, आई, ठीक है, क्लियर। तो इस केस में ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के केस में तुम्हारा कर्व बनता है हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, और इसको हम कहते हैं इनकम इन इलास्टिक। जो तुम्हारा कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, इनकम इन इलास्टिक। और इसमें जो कर्व बनता है इस कर्व को कहते हैं हम इनकम इलास्टिक। क्या कहते हैं हम, इनकम इलास्टिक, क्लियर। ये होता है हमारा इनकम इन इलास्टिक और ये हो जाएगा हमारा इनकम इलास्टिक। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, बस। ओके, बस हमें एक और चीज़, लास्ट चीज़ जाननी है, वो क्या कि 12th के लेवल पे, ठीक है, 12th के लेवल पे फॉर सिंप्लिसिटी हम सिर्फ और सिर्फ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट लेके चलेंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट लेंगे। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की सिर्फ तुम्हारे को डेफिनेशन पता होनी ज़रूरी है कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता क्या है, उसका कर्व कैसे बनता है, ठीक है। बट अगर हम जब कैलकुलेशन करेंगे, हम जब इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। मतलब कि ऑटोनॉमस हमारा कैसे रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, क्लियर, बढ़िया। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन करनी ज़रूरी है, कभी इसको छोड़ दो कि हमारे सिलेबस में ही नहीं है, राइट। डेफिनेशन जानना, ग्राफ कैसे बनता है वो पता करना बहुत ज़रूर, वो पता होना चाहिए, ठीक है। बस कैलकुलेशन के लिए हम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट लेंगे, समझ आ गई बात, बढ़िया। तो ये था इस वीडियो में हमने सेविंग फंक्शन क्या होता है और कंजप्शन फंक्शन सेविंग फंक्शन का रिलेशनशिप और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने सीख ली हैं। और हमारा अब मोस्टली 2 टॉपिक्स रह गए हैं जो हम अगले पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट एक हमारा न्यूमेरिकल्स रह जाएगा इस चैप्टर में, तो वो चीज़ें हम ख़त्म करके जो है इस चैप्टर को फिनिश करते हैं, ठीक। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, बाय बाय।